चलो सुनो, चैप्टर डिमांड हम सबको पता है क्या होता है, राइट? डिमांड क्या होता है बताओ जल्दी से। डिमांड के लिए दो चीज होना जरूरी है, क्या क्या? डिजायर और परचेजिंग पावर, राइट? अगर मेरे को यहां से मान लो गोवा जाना है, कहाँ जाना है, बट पॉकेट में खाली 200 रुपया, जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि क्या नहीं है मेरे पास। तो जब आपके पास इच्छा के साथ साथ पैसा भी है तब वो डिमांड बनेगा। क्या बनेगा? बोलो, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रहा, नॉर्मल कॉल में बोलो। हाँ आओ ना, कितना देर में आएगा? 12:30 तक तो। क्या? ओहो, ठीक है ठीक है, आओ, ठीक है आओ, ठीक है ठीक है। तो जब हमारे पास डिजायर के साथ साथ, क्या बोला मैंने, परचेसिंग पावर हो जाता है, तब वो क्या बन जाता है? डिमांड बन जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सुनो, यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर्स बेटा डिमांड को डिसाइड करता है, मतलब किन किन चीजों के कारण हमारा डिमांड या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्राइस। प्राइस जितना ज्यादा होता है डिमांड उतना, और प्राइस जितना कम होता है लोगों का डिमांड उतना। तो ध्यान रखना, प्राइस के साथ डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है? हाइयर द प्राइस, लोअर द प्राइस। जब टमाटर बीच में बहुत महंगा हो गया था, घर में आना बंद हो गया था या कम हो गया था ना, तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन हमेशा उल्टा रहेगा, इनवर्स रहेगा। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या बोला मैंने? अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है, सुनो ध्यान से। रिलेटेड गुड्स होता है दो गुड्स, या तो सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोला? सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है? टी एंड कॉफी। अगर टी का प्राइस बढ़ेगा, मेरा बात ध्यान सुनना, टी का प्राइस अगर, कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि लोग टी नहीं पिएगा, क्या पिएगा? तो मेरा बात ध्यान सुनो, हाथ देखो, टी का प्राइस बढ़ना, कॉफी का डिमांड बढ़ना। टी का प्राइस गिरना, कॉफी का डिमांड गिरना। एक का प्राइस बढ़ रहा है बेटा, दूसरा का डिमांड बढ़ रहा है, रिलेशन पॉजिटिव हुआ, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे का डिमांड भी बढ़ रहा है। एक का प्राइस अगर कम हो गया, दूसरे का डिमांड भी क्या हो जाएगा? टी का प्राइस अगर कम हो गया, लोग टी पिएगा, कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ कौन से गुड्स में? सब्सटीट्यूट गुड्स में। कौन से गुड्स में? और दूसरा गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री, पेट्रोल और कार। पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया, डीजल का प्राइस अगर बढ़ गया बहुत ज्यादा, कार का डिमांड कम हो जाएगा। तो कैसा रिलेशन हुआ? नेगेटिव, क्योंकि अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे का डिमांड कम हो रहा है। या एक का प्राइस अगर कम हो जाएगा, पेट्रोल का प्राइस कम, लोग और गाड़ी खरीदेगा, तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन हुआ। क्या रिलेशन हुआ? वापस बोल रहा हूं, सब्सटीट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन? पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन? नेगेटिव। इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या बोलते हैं? पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। और दूसरा प्राइस ऑफ कमोडिटी नहीं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जितना ज्यादा सब्सटीट्यूट का दाम चेंज होगा, कॉम्प्ली उसके गुड्स पे भी असर आएगा। जैसे स्प्राइट और सेवन अप, सेवन अप का प्राइस बढ़ेगा तो स्प्राइट का डिमांड बढ़ेगा। सेवन अप का प्राइस अगर बढ़ेगा, स्प्राइट का डिमांड, लोग सेवन अप छोड़ के क्या पिएगा? तो पॉजिटिव हुआ। सब्सटीट्यूट गुड्स में पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अरे भैया, मेरे पास अगर इनकम, एक वर्ड है डिस्पोजेबल इनकम और इनकम, इसका मतलब समझ लो। मैंने बोला ना थोड़ा सा फर्क होता है, 12 का इकोनॉमिक्स और तुम्हारे सीए फाउंडेशन, थोड़ा फर्क है। यहाँ पे इनकम वर्ड नहीं बोला, क्या बोला? डिस्पोजेबल इनकम। सुनो ध्यान से, मैं 20,000 रुपया महीना कमाता हूँ। कितना रुपया? पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है मेरे से पूरा का पूरा पैसा ले लेती है, 20,000 रुपया। मेरे पास कुछ पैसा बचा, अगर कुछ बचता उसको बोलता है डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलता? मेरा डिस्पोजेबल इनकम जीरो हो गया, मगर इनकम जीरो था, इनकम 20,000 था। इनकम 20,000, डिस्पोजेबल इनकम जीरो। यस और नो? जो आपके पास बच रहा है फाइनल, जिसको आप खर्च कर सकते हो, उसको डिस्पोजेबल बोलता है। क्या बोलते हैं? मैं 20,000 कमाता हूँ, मम्मी बोली कुछ भी हो जाए महीने का 5,000 तुमको मेरे को देना पड़ेगा, तो मेरे पास खुद के पास कितना बचा, उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलता है। जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगा, मेरा डिमांड अपने लिए उतना ज्यादा बढ़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम जितना कम, डिमांड उतना कम। मैं 20,000 कमाता हूँ, गवर्नमेंट मेरे से पूरा 20,000 ले लिया, पेनल्टी वेनल्टी सब ले लिया, कितना बचा? तो मेरा डिमांड कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये वर्ड इनकम नहीं है, क्या है? जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगा आपके पास, आपका डिमांड उतना ज्यादा। जितना कम डिस्पोजेबल इनकम, डिमांड उतना कम। तो हाइयर द डिस्पोजेबल इनकम, लोअर द डिस्पोजेबल इनकम। कैसा रिलेशन हुआ बेटा? पॉजिटिव। एक बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। एक घट रहा है,
जब ऐसा होता है ना, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, उसको पॉजिटिव बोलते हैं, मगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। प्राइस के साथ कैसा रिलेशन था? प्राइस के साथ कैसा रिलेशन था? नेगेटिव। हायर द प्राइस, अच्छा रिलेटेड गुड्स में दो था, सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट में क्या रिलेशन था, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, और डिस्पोजेबल इनकम के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। हायर द डिस्पोजेबल इनकम, लोअर द डिस्पोजेबल इनकम, लोअर द डिमांड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मेरे को अगर डोमिनोज का पिज्जा ही पसंद है तो मेरा डिमांड उसके लिए बढ़ेगा, पिज्जा हट में नहीं जाऊंगा। तो जितना ज्यादा कोई चीज को लेके टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपको पसंद है, डिमांड उतना ज्यादा ही बढ़ता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जितना कम, डिमांड उतना कम हो जाता है। बहुत जन के साथ होता है, मान लो शुरुआत में कोई ट्यूशन सेंटर ज्वाइन किया, 3 महीना 2 महीना अच्छा नहीं लगा, तो उस चीज के लिए उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि उनका अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा नहीं लगेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? दूसरा जगह आ जाएगा। ये सो नो, जिस चीज को आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ जाता है, डिमांड भी क्या हो जाता है? जैसे गुनगुन अभी ज्वाइन किया सीए फाउंडेशन में, इसको इतना अच्छा लग रहा है, बोले सर आगे का जिंदगी का सारा पढ़ाई हम आपसे ही करेंगे। पढ़ रहे हैं ना? तो हायर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हायर द डिमांड, लोअर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कैसा, एक मिनट, कैसा रिलेशनशिप हुआ? डायरेक्ट। डायरेक्ट बोला कि इनडायरेक्ट बोला? डायरेक्ट। जितना ज्यादा कोई चीज को लेके प्रेफरेंस बढ़ता है, डिमांड उतना ज्यादा, जितना कम, डिमांड उतना कम। कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट नंबर 5 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से। इसको मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक्सेप्शन में समझाऊंगा, बट यहां पे आ जाओ पहले। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, क्या बोला मैंने? हर्ष, एक चीज बताओ, अभी मान लो टमाटर का दाम 20 है, फिर 22 है, फिर ऐसा लग रहा है 24, ऐसा चल रहा है, दाम बढ़ रहा है 20 22 24। तुमको लग रहा है आने वाले हफ्ते में टमाटर 35 रुपया हो जाएगा, आज खरीदेगा ना 35 रुपया में खरीदेगा। अगर लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, डिमांड आज ही बढ़ जाएगा। लेकिन लग रहा है नहीं यार, फ्यूचर में प्राइस गिर जाएगा, टमाटर 10 रुपया में मिलेगा, तो आज डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कब बढ़ेगा? बाद में बढ़ेगा। तो ये होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर को लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, आज खरीद लो। अगर कंज्यूमर को लग रहा है नहीं फ्यूचर में कम होगा, अभी मत खरीदो, कब खरीदो? फ्यूचर में का। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शेयर मार्केट एग्जैक्टली सेम चीज है। क्लियर? मैं एक चीज और बता दूं, सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस कम हो रहा है, क्या बोला? मान लो मैं पहले 60 रुपया में, 60 रुपया टमाटर था, 60 रुपया केजी सपोज। अब मेरे पास 60 रुपया नहीं, छोड़ो 50 रुपया केजी था टमाटर। कितना रुपया केजी? मम्मी मेरे को 200 का नोट देके भेजी, मैं कितना केजी टमाटर ला पाऊंगा? 4 केजी। अरे भैया 50 रुपया केजी टमाटर, 200 रुपया का नोट देके भेजी मम्मी, 4 रुपया टमाटर, 4 केजी टमाटर ला पाऊंगा। अगर टमाटर बेटा 100 रुपया केजी हो जाए, मैं कितना केजी ला पाऊंगा? 2 केजी ले पाऊंगा। ये सुन लो, क्योंकि 200 का नोट है, 100 रुपए केजी टमाटर है, कितना केजी? क्या मेरा परचेजिंग पावर कम हुआ? पहले कितना केजी ले पाता था, अब कितना ले पा रहा हूं? अगर प्राइस बढ़ जाता है ना, आदमी का परचेजिंग पावर कम हो जाता है, और अगर प्राइस कम होता है ना, तो आदमी का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। क्योंकि भैया प्राइस कम हो गया तो उसी दाम में तुम और ज्यादा ले सकते हो। ये सुन लो, अगर तुमको निक्को पार्क घूमना है, 500 रुपया टिकट है, तो 1000 रुपया में 2 जन जा पाएगा। लेकिन यही अगर टिकट का दाम खाली 100 रुपया कर दे, 10 जन जा पाएगा। परचेजिंग पावर बढ़ गया तुम्हारा, और उसी परचेजिंग पावर को बोलते हैं रियल इनकम। क्या बोलते हैं? परचेजिंग पावर का दूसरा नाम है रियल इनकम। तो अगर मैं एक साथ सवाल पूछूंगा, सही आंसर चाहिए। प्राइस अगर बढ़ गया, लोगों का रियल इनकम बढ़ जाएगा ना घट जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ना, परचेजिंग पावर कम होना, तो रियल इनकम भी कम होना। अगर प्राइस कम हो गया, रियल इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा सवाल आता है कि प्राइस बढ़ने से रियल इनकम क्या होता है। प्राइस बढ़ा, रियल इनकम कम हो गया, प्राइस घटा, रियल इनकम बढ़ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखना, परचेजिंग पावर का दूसरा नाम रियल इनकम है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कंट्री में अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है बेटा, डिमांड, कंट्री में अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस कंट्री में डिमांड भी क्या हो जाएगा? कंट्री में अगर पॉपुलेशन कम हो रहा है, डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके लिखा है एज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई कंट्री में बेटा अगर मान लो बूढ़े लोग ज्यादा है, उस कंट्री में क्या चीज का डिमांड रहता है? दवाई का भी रहता है, उसके बाद स्टिक्स का भी डिमांड रहता है, नकली तित का भी डिमांड रहता है। लेकिन अगर कंट्री में बच्चे ज्यादा है, विक का भी रहेगा।
कंट्री में अगर बच्चे ज्यादा है, खिलौना का हो गया, सेरेलेक का हो गया, डाइपर का हो गया, तो जिस कंट्री में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वैसा ही डिमांड रहता है। यस और नो? अगर कंट्री में बूढ़े ज्यादा है तो अकॉर्डिंग डिमांड, बच्चे ज्यादा है तो, जैसे आकाश अगर जवान लोग रहेगा तो क्या चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा? मोबाइल फोन वगैरह, लैपटॉप का। यस और नो आकाश? जिम का डिमांड रहेगा। ठीक है। अगर देश का नेशनल इनकम अच्छा बट रहा है, अच्छा बट रहा है, सुनो मतलब क्या हो रहा है? एक तो हो रहा है, सुन लो ध्यान से, आगे मैं पूछूंगा ये चीज। एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्या होता है? और एक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इक्वल में क्या होता है सुनो, और अनइक्वल में क्या होता है? अनइक्वल बेटा, जो अमीर है ना देश का वो लोग और अमीर हो रहा है, और गरीब हो रहा है, उसको बोलते हैं अनइक्वल। क्या बोलते हैं? वो खराब है ना देश के लिए। गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा, तो बेचारा गरीब तो भूखा मर जाएगा। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, मतलब अमीर को भी पैसा मिल रहा है, गरीब को भी पैसा मिल रहा है। अगर अनइक्वल हो रहा है, क्या हो रहा है? तो बताओ, कंट्री में रिच लोगों का डिमांड बढ़ेगा ना पुअर लोगों का? रिच लोगों, क्योंकि रिच के पास ही पैसा आ रहा है, पुअर के पास पैसा। लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो रिच का तो डिमांड जैसा था वैसे ही रहेगा, मगर पुअर का डिमांड भी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो डिपेंड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। अगर अनइवन हो रहा है, पुअर का डिमांड क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि अनइवन हो रहा है, पुअर के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, सारा पैसा किसके हाथ में आ रहा है? रिच लोगों के हाथ में आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ध्यान रखना। पूछना है कुछ? वापस समझ लो। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शुभम, रिच और रिच हो जाएगा, पुअर के हाथ में तो पैसा ही नहीं है, मतलब जितना पहले खाता था बेचारा वो भी नहीं खा पाएगा, तो पुअर का डिमांड और कम हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब रिच तो पहले डिमांड जितना करता था उतना ही करेगा, वो तो रिच है, मगर पुअर का डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ा और बढ़ जाएगा। ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आता है, पुअर लोगों में पैसा बांटता है, तो उसके कारण पुअर का डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। इक्वल मतलब होता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है? और अनइक्वल होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। Always it is desirable for a nation that it should divide or distribute its income evenly among the people. देश का इनकम इवनली बटना चाहिए, ना कि अनइवनली बटना चाहिए। समझा मेरा बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। मान लो रिया मेरे पास आई, मैं गाड़ी का डीलर हूं, 4 व्हीलर गाड़ी का डीलर हूं। मैं बोला रिया तेरे को इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं दूंगा, 20 लाख रुपया दे गाड़ी आज ले जा। ले पाएगी? नहीं ले पाएगी, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। लेकिन मैं बोलूं रिया इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, तुम अभी खाली 2 लाख रुपया दो, उसके बाद आराम से 2 साल में अपना बाकी का पैसा चुका देना। ले पाएगी? क्रेडिट फैसिलिटी अगर देश में मिले ना, लोगों का डिमांड क्या हो जाता है? लेकिन अगर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिले, कोई आदमी बैंक से लोन ही नहीं ले पाएगा। तो क्रेडिट फैसिलिटी मिलने से डिमांड, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलने से डिमांड क्या हो जाता है? समझा? दिस वाज एन इजी पॉइंट। क्लियर? हायर द क्रेडिट फैसिलिटी, लोअर द क्रेडिट फैसिलिटी। दीज पॉइंट्स वर नॉट इन योर क्लास 12 बुक, तो कुछ कुछ नया मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान सुनो, डोंट टेक इट लाइटली। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। सर अगर गवर्नमेंट लग्जरियस गुड्स में टैक्स लगाना ज्यादा स्टार्ट कर दे, लग्जरियस क्या होता है? ज्वेलरी, गाड़ी, गवर्नमेंट अगर उनमें टैक्स लगाना स्टार्ट कर दे, डिमांड क्या हो जाएगा? कम। लेकिन गवर्नमेंट अगर टैक्स कम कर दे तो डिमांड क्या हो जाएगा? तो जिन चीजों में ज्यादा टैक्स लगा रहा है डिमांड उतना कम, जिन चीजों में कम टैक्स डिमांड उतना ज्यादा। तो हायर द टैक्स, लोअर द टैक्स, हायर द डिमांड। जितना कम टैक्स डिमांड उतना ज्यादा, जितना ज्यादा टैक्स डिमांड उतना कम। कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स बोलो या नेगेटिव बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, इनवर्स भी एक ही होता है, इनडायरेक्ट भी एक ही होता है, नेगेटिव भी एक ही होता है। पॉजिटिव और डायरेक्ट सेम होता है। पॉजिटिव में एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव में क्या होता है? एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। समझा मेरा बात? क्लियर? अब सुनो, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कौन निकाला था? सबसे पहले इसका नाम याद रखोगे, सर एल्फ्रेड मार्शल। कौन निकाला था? सर एल्फ्रेड मार्शल ने बहुत इजी बात बोली। उन्होंने जो बोला वो ये बोला कि प्राइस बढ़ता है ना तो डिमांड, और प्राइस अगर घटेगा, ये तो हम लोग को पता ही था, क्योंकि पहला पॉइंट तो यही था, पहला पॉइंट तो यही था, हायर द प्राइस लोअर द प्राइस। कैसा रिलेशनशिप हुआ? लेकिन सर मार्शल ने इसके बाद 4 वर्ड और लगा दिया। वो वर्ड क्या है? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या बोला? अब ये वर्ड क्यों आया पहले समझो इसके पीछे का लॉजिक। इसको बोलते हैं बेटा सेटेरिस पेरिबस। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग पता है तुम लोगों को? CETE लिख लो, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट को। ये लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे, ये रहा, देखा जूम किया मैंने, ये वाला, ये देखो
यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखो दिखा, इसको बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। क्या बोलते हैं? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है अदर थिंग शुड रिमेनिंग, मतलब मार्शल बोला सर लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, लॉ ऑफ डिमांड काम, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड, बट अदर थिंग शुड रिमेन कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक समझो, सुनो। मान लो टमाटर 60 रुपया केजी है, मेरे घर में 4 केजी टमाटर आता है। टमाटर अगर 200 रुपया केजी हो जाए, मेरे घर में 4 केजी आएगा? नहीं आएगा यार। कितना आएगा? 1 केजी, 2 केजी, क्योंकि टमाटर का प्राइस क्या हो गया। लेकिन उसी समय क्या हो पता है, जब टमाटर का प्राइस बढ़ा ना, मेरा इनकम जो 1 लाख रुपया था वो 20 लाख रुपया हो गया, इनकम बढ़ गया। अब क्या टमाटर का डिमांड कम होगा? नहीं हो सकता, और ज्यादा टमाटर खा लूं। तो मार्शल बोला कि अगर तुम्हारा इनकम बढ़ जा रहा है तब तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। मार्शल बोला जो चीजें जैसी है वैसी की वैसी रहनी चाहिए, तुम्हारा इनकम जितना था उतना का उतने रहना चाहिए, तब ना लॉ काम करेगा, वरना लॉ काम नहीं करेगा। तो इसलिए उसने बोला जो चीजें जैसी थी वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। मान लो डोमिनोज का पिज्जा 100 रुपया में मिलता है, कितना रुपया में? अगर पिज्जा का दाम 150 हो जाए या 200 हो जाए, तुम उतना फ्रिक्वेंटली खाएगा तब, क्योंकि दाम क्या हो गया। बट बेटा अगर तुमको सडनली डोमिनोज के पिज्जा का टेस्ट और ज्यादा बढ़ गया, प्रेफरेंस और ज्यादा बढ़ गया, तुम्हारा डिमांड कम, क्योंकि तुमको और ज्यादा खाने का मन करेगा। तो इसलिए मार्शल बोला जो चीज जैसी थी वैसी की, वरना लॉ ऑफ डिमांड काम, तब आदमी ज्यादा प्राइस में भी ज्यादा खा लेगा। इसलिए मार्शल ने बोला अदर थिंग शुड रिमेन, इसको बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर शुड रिमेन। लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगा या प्राइस घटने से डिमांड, बट अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर मतलब होता है सेटेरिस पेरिबस, वो सारा कांस्टेंट रहना चाहिए, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, वरना लॉ ऑफ डिमांड काम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद रखना, ठीक है। अब सुनो डिमांड शेड्यूल। सर सुनो, अगर मैं तुमको टेबल दिखा दूं यहाँ पे, ये देखो टेबल दिख रहा है प्राइस और डिमांड का, ये प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, देख लो। प्राइस 60 हुआ, 50 हुआ, 40, घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है लोगों का आइसक्रीम का, चेक करो, ये होता भी है। अगर तुम अवनी में जाएगा, 40 रुपया कौन का लेगा, अगर वो लोग 10 रुपया में बेचना स्टार्ट कर दे, बीच में ऑफर भी था पता है, बाय वन गेट वन, 30 में दो ना 40 में दो दे रहा था, भयंकर भीड़। अवनी में नीचे जो देता नहीं सॉफ्टी वर्ल्ड ना क्या है वो सब, तो बीच में ऑफर भी था अभी 4-5 महीना 6 महीना पहले। तो प्राइस अगर घटने लगा, लोगों का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा बेटा? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा है। बट अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में दिखा दूं, ये टेबल है, तो इस टेबल को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो दिखा रहा है अलग अलग डिमांड अलग अलग प्राइस में। ये सुन लो, इसका डेफिनेशन याद है तुम लोग को? डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है विच शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय एन इंडिविजुअल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। क्या ये? तो अलग अलग डिमांड दिख रहा है यहाँ पे लोगों का, 0, 2, 4, ये सुन लो, अलग अलग प्राइस में, तो अलग अलग प्राइस में अलग अलग डिमांड, इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। क्या ये? ग्राफिकल नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड कर्व, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? टेबुलर। तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एट डिफरेंट प्राइस बाय एन इंडिविजुअल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिमांड शेड्यूल। समझा? अगर प्राइस बढ़ रहा होता ना यहाँ पे, तो डिमांड क्या हो जाता? घट जाता। अभी तो प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। मैं बोलूँ अगर प्राइस बढ़ रहा होता 60, 70, 80, 90, 100, तो डिमांड कम होता, 10, 6, 4, 2 ऐसा होता। तो प्राइस और डिमांड का हमेशा क्या रिलेशन रहेगा बेटा? नेगेटिव रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ केस है जहां पे नेगेटिव नहीं रहेगा, बट जनरली प्राइस और डिमांड का हमेशा क्या रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, देखो डिमांड कर्व कैसे आता है, मैं तुम लोग को प्लॉट करके दिखाता हूँ डिमांड कर्व कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। डिमांड, कोई भी चीज का कर्व उसके टेबल से बनता है। क्या बोला मैंने? कोई भी चीज का जो कर्व होगा हमेशा एक टेबल से बनेगा, हमेशा एक टेबल से बनेगा। अगर टेबल नहीं होगा बेटा, कर्व भी नहीं बनेगा, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? अगर टेबल नहीं है, तुम जिंदगी में उसका कर्व कभी नहीं बना पाओगे, ठीक है? ये देखो,
मैंने बोला प्राइस 20 लो, 30 लो, 40 लो, 50 लो, 60 लो, लिया प्राइस। जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा। पहले 100 केजी था, उसके बाद 90 केजी हो गया होगा, उसके 70 केजी हो गया होगा, 50 केजी हो गया होगा, 30 केजी हो गया होगा। यही तो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है। अब देखो कर्व कैसे बनता है। प्राइस हमेशा इस एक्सिस में मेजर होगा। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, और इस नीचे वाले को बेटा क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। यानी एक्स एक्सिस जो है बेटा वो तुम्हारा क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस क्या हो जाता है, वर्टिकल। अब देखो प्राइस कितना है, 20, 30, 40, 50, और मैं प्राइस प्लॉट कर देता हूं, 20, 30, 40, 50, 60 हो गया। डिमांड कितना कितना है, 100, 90, 70, 50 और 30। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 30 पड़ेगा ना, उसके बाद 50 जाएगा, फिर 70 जाएगा, फिर 90 और फिर 100। अब ध्यान से देखना मैं कैसे मार्किंग कर रहा हूं पॉइंट्स का, प्लीज ध्यान से देखना। जब प्राइस 20 था, डिमांड कितना केजी था, तो बेटा प्राइस 20 यहां दिख रहा है, डिमांड 100 यहां दिख रहा है। इन दोनों को बेटा ऐसे ज्वाइन कर दो, क्लियर हो गया। उसके बाद प्राइस जब 30, डिमांड कितना, तो ये रहा प्राइस 30, ये रहा डिमांड 90, मिला। इन दोनों को अपन क्या कर देंगे बेटा, ज्वाइन कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। फिर जब प्राइस 40, डिमांड कितना है, ये प्राइस 40 और डिमांड 70, ज्वाइन कर सकते हैं, समझ रहे हो। उसके जब प्राइस 50, डिमांड भी कितना, तो ये 50 और 50 ज्वाइन ऐसे हो जाएगा, होगा ना। और उसके बाद और एक क्या है, 60 और 30 मिला, ये प्राइस 60, ये रहा डिमांड 30। इन दोनों को अपने ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करके देखो मेरे को क्या क्या पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला। इन सब पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर दोगे ना बेटा, ये ऐसा, तो ये जो आया ना ये चीज, दिस इज नोन एज डिमांड कर्व। क्या आया ये, तो इसका मतलब सर डिमांड कर्व मेरा ऐसा आया, ऐसा। तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, ऐसा आया ना, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हैं, या फिर नेगेटिव स्लोपिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोपिंग। कभी कर्व ऐसा आ जाए, देखो ऐसा, इसको बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हैं, ऐसा कब आएगा हम दिखाएंगे अभी तुम लोग को 2 मिनट। इसको बोलते हैं अपवर्ड। अपवर्ड का एक नाम और है पॉजिटिव, और इसको क्या बोला बेटा, डाउनवर्ड। अब ऐसा कब आएगा, सुनो बेटा सुन लो। कभी मैं बोल रहा हूं ना कोई चीज का कर्व डाउनवर्ड है, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या एक घटेगा दूसरा। बट अगर मैं बोलूं कभी कर्व पॉजिटिव है, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा तो, सर दिखाइए ना। हाँ, एक्सेप्शन में और एग्जांपल लेता हूं इनकम और डिमांड का। तुम लोग को बोला था ना डिस्पोजेबल इनकम जितना ज्यादा होगा डिमांड उतना ज्यादा। मान लो मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम 1000 था पहले, मैं 40 केजी खाता था, मेरा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया, कितना हो गया, केजी भी तो बढ़ जाएगा। मेरा डिस्पोजेबल इनकम और बढ़ गया, केजी भी तो बढ़ जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम और बढ़ गया, केजी भी तो बढ़ गया। अब इसका कर्व देखो, यहाँ पे इनकम मेजर करोगे, यहाँ पे डिमांड, ठीक है। इनकम कितना कितना है बोलो, 1000, 2000, 3000। तो यहाँ मैं सपोज 1000 लिखता हूँ, यहाँ पे 2000 लिखता हूँ, यहाँ पे 3000, और यहाँ पे डिमांड कितना कितना है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। ये रहा 40, ये रहा 50, ये रहा 60, और ये रहा, चलो इनकम 1000, डिमांड 40, ये 1000 और ये 40 मिल रहा है यहाँ पे। ये 2000 और ये 50 मिल रहा है यहाँ पे। 3000 और 60 मिल रहा है यहाँ पे। 4000 और 70 मिल रहा है यहाँ पे। देखो क्या पॉइंट आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। इन सबको ज्वाइन करो, आया ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग। तो बेटा अपवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी, एक घटेगा तो ये हो गया अपवर्ड स्लोपिंग, समझा। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड स्लोप। और डाउनवर्ड में क्या था, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी घटेगा, ये ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया मेरा बात। डाउनवर्ड में एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा, क्लियर, समझा। तो ये हो गया डिमांड कर्व। क्या हो गया, डिमांड कर्व क्या हो गया, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डिमांड कर्व हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब सुनो ध्यान से, देखो मैंने बताया था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये क्या है, कुछ नहीं है, सुनो ध्यान से। दो कंज्यूमर है, मान लो आदित्य और विनोद। जब प्राइस 0 था
तो भी आदित्य खाता था कितना केजी, और विनोद कितना केजी खाता था, दोनों का जोड़ दो कितना आया। जब प्राइस 10 रुपया था तो आदित्य का भी डिमांड कम हो गया, विनोद का भी कम हो गया, दो और एक कितना हो गया, वो हो गया मार्केट डिमांड। प्राइस और बढ़ा, आदित्य का डिमांड भी कम, विनोद का भी कम, दोनों का जोड़ दो कितना केजी हो रहा है, 1 केजी। प्राइस और बढ़ गया, दोनों का डिमांड ही नहीं है, 0 केजी। तो अब जब मार्केट में जितने कंज्यूमर है सबके डिमांड को जोड़ देते हो, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। मेरे एग्जांपल में दो ही है, आदित्य और विनोद, तो दोनों का जोड़ के क्या आ गया बेटा, मार्केट डिमांड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इंडिविजुअल में सिर्फ एक का दिखाओगे, मार्केट डिमांड में जितने कंज्यूमर है सबका क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शोज डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। जितने कंज्यूमर है मार्केट में सबका डिमांड को क्या कर दो, प्लस कर दो। कौन सा डिमांड आ जाएगा बेटा, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल में मार्केट नहीं, इंडिविजुअल में कितना आदमी, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, बट मार्केट डिमांड में जितने कंज्यूमर्स है सबके डिमांड को क्या कर दो, प्लस कर दो। क्या आ जाएगा बेटा, मार्केट डिमांड। 3 और 2 को प्लस कर दिया कितना हो गया, 5। तो इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब सुनना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सुन लो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, क्या बोला मैंने, लॉ ऑफ डिमांड काम करता है बेसिकली 3 रीजन है। कितना रीजन है, 3 रीजन है, बट मैं तुम लोग को एक दो यूज और बता दूंगा। क्या बता दूंगा, एक दो यूज और बता दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, इसको मैं पीपीटी में लेता हूं ताकि तुम लोग अच्छा समझा सकूं। देखो ध्यान से, देखो 3 कारण सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तीनों कारण तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूं। बट उसके बाद 2 कारण और बता दूंगा कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। सुनो ध्यान से। पहला कारण है बेटा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्या बोला, सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है, एक चीज को छोड़ के 7 अप का छोटा सा बोतल 20 रुपया मिलता है, स्प्राइट का भी वही दाम में मिलता है, कितना रुपया में, इसका प्राइस बढ़ गया, दुकानदार ने कितना स्टार्ट कर दिया, 25 लेना स्टार्ट कर दिया, लोग किस में चला जाएगा बेटा। तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि जैसे ही एक चीज का प्राइस बढ़ गया, उस चीज का डिमांड क्या हो गया, उसी चीज का डिमांड कम हो गया। लोग कहाँ शिफ्ट कर गया, सब्स्टिट्यूट में शिफ्ट कर गया। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रूफ कर रहा है कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है और अगर बाजार में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो लोग उस चीज को छोड़ के किस में शिफ्ट कर जाएगा, उसके सब्स्टिट्यूट में। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो लोग उसको छोड़ देगा और कहां शिफ्ट कर जाएगा, उसके सब्स्टिट्यूट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। याद रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो ही हो पाएगा, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे एक एग्जांपल समझो, मान लो मैं 10,000 रुपया फीस लेता हूँ सीए फाउंडेशन का, मैं बोल रहा हूँ अगले महीने, अगले टर्म से 1 लाख रुपया फीस कर दूंगा। कितना कर दूंगा, लोग स्टूडेंट्स क्या करेगा, मेरा सब्स्टिट्यूट के पास चला जाएगा जो बाजार में देखेगा जो दूसरा टीचर पढ़ाता है। बट ये कब हो रहा है, जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपया लूंगा, बाजार में क्या, इंडिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मेरे पास ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीए एक महत्वपूर्ण डिग्री है, उसको पास करने के लिए 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट कर देगा वो लोग। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तब लोग उस चीज को छोड़ के कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, उसके। बट अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है, तब तो वही करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रूफ क्या कर रहा है, अगर प्राइस बढ़ता है लोग उसको छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट में। इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बताओ, इनकम इफेक्ट। क्या सर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, सुन लो ध्यान से, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या, इधर देखो, प्राइस, क्या बोला, ध्यान से देखना, पहले प्राइस 30 रुपया था, कितना रुपया, उस समय डिमांड था, मान लो कोई भी चीज का, मान लो टमाटर ही ले रहे तो टमाटर ले लेते, कितना केजी। इधर देखो क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से, प्राइस घट रहा है, डिमांड क्या होगा, चलो 12 केजी होना चाहिए, तो प्राइस घट रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ना चाहिए, कितना केजी होना चाहिए, 12 केजी। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लोगों का इनकम बढ़ गया, लोगों का, अच्छा इनकम छोड़ो हटाओ, मैं बोल रहा हूं अगर इस चीज का दाम और कम हो गया, मान लो 10 रुपया हो गया, क्या डिमांड 12 केजी रहेगा, कितना हो जाएगा, 15 केजी, 20 केजी भी हो सकता है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, अगर प्राइस कम हो गया बेटा, लोगों का रियल इनकम बढ़ गया। मैंने तो बोला था प्राइस अगर कम हो जा रहा है तो लोगों का परचेसिंग पावर
और परचेसिंग पावर बढ़ने का दूसरा नाम क्या बोला? रियल इनकम। तो मेरा यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, प्राइस कम होना, लोगों का रियल इनकम बढ़ना, और डिमांड भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। प्राइस अगर बढ़ गया, रियल इनकम, तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? तो देखो, प्राइस और डिमांड को प्रूफ करने के लिए बीच में एक वर्ड ले आया। क्या वर्ड ले आया? रियल इनकम के माध्यम से प्रूफ कर रहा है कि अगर प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, बट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर रियल इनकम। जब प्राइस कम होता है तो हमारा रियल इनकम, और हम लोग और ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन अगर प्राइस अगर बढ़ गया, मेरा रियल इनकम क्या हो गया? कम। रियल इनकम कम तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं बेटा इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? तो इनकम इफेक्ट में वर्ड रियल इनकम लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। रियल इनकम, प्राइस बढ़ने से रियल इनकम कम हो जाता है तो डिमांड भी क्या हो जाता है? लेकिन अगर प्राइस कम हो गया, रियल इनकम, और रियल इनकम अगर बढ़ गया तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब सब प्राइस का और रियल इनकम का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? प्राइस और रियल इनकम का कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो रियल इनकम कम हो गया और डिमांड भी क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब मैं पूछूं, डिमांड और रियल इनकम का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। ये कम तो ये भी कम, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा। तो प्राइस और रियल इनकम का उल्टा रिलेशन है, मगर रियल इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है। रियल इनकम ज्यादा, डिमांड भी ज्यादा, रियल इनकम कम, डिमांड भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और थर्ड पॉइंट है, सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला था सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, दूसरा इनकम इफेक्ट, तीसरा इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है ये? अब ये क्या है सुन लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है पता है तुम लोग को? क्या बोलता है? नहीं, एग्जाम्पल। कम होते जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो मैं दिसंबर में या जनवरी में कोई मैराथन में गया था, 10 किलोमीटर भागा। कितना किलोमीटर? जब भागूंगा उसके बाद जब वापस कंप्लीट होगा तो क्या लगेगा मेरे को? बहुत जोर से प्यास लगेगा। तो वहां पे आकाश खड़ा था, मेरे को आकाश पूरा 1 गिलास पानी का बोतल दे दिया। बताओ मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, भयंकर हाई लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो दिस ग्लास विल गिव मी इनॉर्मस सेटिस्फेक्शन। लेकिन 10 किलोमीटर भागा, 1 गिलास से हो जाएगा क्या? आई विल रिक्वायर अनदर ग्लास, सेकेंड ग्लास लिया, ये भी सेटिस्फेक्शन देगा ना मेरे को। मगर जितना पहला ग्लास दिया, दूसरा ग्लास उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। मेरे को 4-5 ग्लास पीना है तो तीसरा ग्लास भी ले लूंगा, लेकिन जितना सेटिस्फेक्शन फर्स्ट और सेकंड ने दिया, थर्ड वाला उतना नहीं देगा। फोर्थ वाला लास्ट है, ये भी पी लूंगा जैसे भी करके, यस और नो, बस। इसके बाद अगर और आगे पीऊंगा तो मेरे को शायद उल्टी उल्टी हो जाए, तो सेटिस्फेक्शन मेरा गिर जाएगा। तो मेरा बात समझो, आकाश बोला सर आप भाग क्या है, हम आपको पानी तो देंगे, लेकिन आपका 1 गिलास का हम आपसे 20 रुपए लेंगे। कितना रुपया? ये प्राइस हो गया ग्लास का। क्या बोले, फालतू आदमी है। मेरे से कितना रुपया ले रहा है? 20 रुपया ले रहा है। अब सुनो, हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं कि हम लोग को जो यूटिलिटी मिल रहा है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, वो हम लोग मेजर कर पाते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स में अज्यूम करते हैं जो यूटिलिटी हम लोग को मिल रहा है हम लोग उसको मेजर कर पाएंगे। तो आकाश जब पहला ग्लास दिया, मैंने अज्यूम किया मेरे को 40 का यूटिलिटी मिला। यूटिलिटी कितने का मिला? आकाश प्राइस कितना ले रहा है मेरे से? क्या यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है, तो पी लूंगा। सेकेंड यूटिलिटी मैंने बोला उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, कितने का मिला? लूंगा कि नहीं लूंगा? यूटिलिटी 30 है, प्राइस तो 20 ले रहा है, फिर भी पी लूंगा। थर्ड ग्लास, यूटिलिटी 20, प्राइस भी 20, मैं तो बोलो ले लूंगा, नुकसान तो नहीं है ना? अरे नुकसान तो नहीं है, तुमको लग रहा है तुम 20 रुपए देके 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन भी तो ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां बराबर है ले लो। बट चौथा ग्लास में यूटिलिटी कितने का है, प्राइस कितने का है, नहीं लूंगा, तो मेरा कंजम्पशन फाइनल कितना ग्लास होगा बताओ तो? 3 ग्लास होगा। तो सोचो, यहां पे मेरा डिमांड कम हो गया, मेरे को चौथा ग्लास पीने का मन जरूर था, क्योंकि मेरा प्यास नहीं भरा था, प्यास चौथा ग्लास के बाद भरता, बट मैं प्राइस देख के रुक गया, क्योंकि प्राइस में 20 रुपए दे रहा हूं, मगर सेटिस्फेक्शन खाली कितने का मिलेगा? 10 का, नहीं लूंगा। तो सोचो आदमी का डिमांड कम हुआ, ये डिमांड कम हो रहा है क्योंकि प्राइस ज्यादा, यूटिलिटी। तो ये जो डिमांड और प्राइस का रिलेशन बताया गया, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा बताया गया, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इफेक्ट है ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये थर्ड पॉइंट है।
जिसमें आदमी ने दिखाया, मार्शल ने दिखाया कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, बट नॉट डायरेक्टली, बट विद द हेल्प ऑफ दिस यूटिलिटी कंसेप्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये थर्ड रीजन है। क्लियर? पहला था इनकम इफेक्ट या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, दूसरा इनकम इफेक्ट, तीसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। सब में एक ही चीज है, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड, या फिर प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है, बट तीनों को एंगल समझाने का अलग अलग एंगल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फोर्थ इज अगेन इंपॉर्टेंट, अराइवल ऑफ कंज्यूमर। क्या बोला? न्यू कंज्यूमर। तुम खुद बताओ, अगर मान लो मैं दिसंबर टर्म से सीए फाउंडेशन का फीस केवल 2,000 रुपया कर दूं फॉर ऑल सब्जेक्ट, तुम जाके अपने दोस्तों को बोलेगा, देख भाई सर पढ़ाते तो अच्छा ही है, मगर इस बार क्या है पता है, जो सर इतना ज्यादा महंगा फीस रखे तो उसको कितना कर दिए, केवल 2,000। और स्टूडेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट आना क्यों आया? स्टूडेंट पढ़ाई के कारण नहीं आया, फीस के कारण आया। इस नो किसके कारण आया? फीस के कारण आया। आंख में कुछ चला गया? फीस के कारण है। तो देखो, फीस कम, डिमांड ज्यादा। फीस अगर ज्यादा कर दूं, डिमांड क्या हो जाएगा? तो बेटा नया कंज्यूमर लोग मार्केट में तभी घुसता है जब चीजों का प्राइस क्या हो जाता है। जियो का शुरुआत में फ्री में मिल रहा था, सबने जियो ले लिया। तो जब नए कस्टमर मार्केट में घुस रहे ना, समझ जाओ चीजों का प्राइस बहुत कम है। तो हायर द लोअर द प्राइस और हायर द प्राइस, तो इसको बोलते हैं अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये भी मार्शल ने समझाया, बट किसके माध्यम से समझाया? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। ये चारों पॉइंट क्लियर हो गया तुम लोग को? पहला सब्सटीट्यूशन, दूसरा इनकम, तीसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और फोर्थ पॉइंट बेटा क्या था? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे मेरे पॉइंट्स थे, ठीक है? हाँ, नहीं चाहिए क्यों? ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, अच्छा डिफरेंट यूजेस, ये भी बहुत पता हम लोग को। सुनो ना, सुनो 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 क्या हो रहा है। अगर एक ऐसा चीज बताओ तो इसका बहुत सारा यूज होता है। दूध होता है, पानी भी होता है, ये सुन लो, लैपटॉप, ठीक है। एक काम करते हैं, पानी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पानी कहाँ कहाँ यूज करते हो? पीने में, हर जगह तो कैसे करोगे, ठीक है। पीने में 7-8 तो यूज है ना, पीने में यूज होता है, खाना बनाने में यूज होता है, कपड़ा धोने में यूज होता है, और तुम लोग नहाता तो ही नहीं, कोई नहीं बोला नहाने में, नहाने में यूज होता है। सोच रहा से कब नहाए थे लास्ट। तो अब अगर पानी का बेटा सरकार बोल रहा है दाम लेंगे महीना का 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, तुम पानी का यूज को क्या कर देगा? डेफिनेटली कम करेगा। तो अगर एक चीज का प्राइस बढ़ जाए, आदमी उसका यूजेस क्या करने लगता है? कम करने। तो सोचो, अगर प्राइस बढ़ गया, डिमांड क्या हो गया? कम। आदमी उसका यूज क्या करने लगेगा? कम। मान लो यहाँ पे बिजली का रेट यूनिट, एक यूनिट का 6 रुपया है, कल को 20 रुपया लेना स्टार्ट कर दे, तो मैं सोचूंगा नहीं यार, अब आइडल टाइम में ये तुम्हारा ट्यूबलाइट नहीं चलाऊंगा, पंखा नहीं चलाऊंगा, ऐसे चलता रहता है। तो जब चीजों का प्राइस बढ़ता है ना, आदमी उसका डिमांड को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ये समझ में आ रहा है डिफरेंट यूजेस है। When price is increased, then the use is restricted to only a fewer quantity, and we don't use then quantities which we used before. जैसे पहले यूज करते थे वैसा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। समझा मेरा बात? दिस वाज द पॉइंट। क्लियर? ये था रीजंस कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। टोटल 5 रीजन है: इनकम, सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर एंड डिफरेंट यूजेस। ये पांचों का पांचों समझ में चलो। अब नेक्स्ट आ जाओ, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोला इसमें? तुम लोग को पता है, ध्यान सुनना, एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है पहले बताओ तो। कहां लॉ ऑफ डिमांड काम? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, या प्राइस घटेगा तो डिमांड। बट अभी एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस, ये रहा एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है? कि अगर प्राइस बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ जाएगा। अगर प्राइस घटेगा, डिमांड भी घट जाएगा, यही तो। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। देयर आर टोटल 5 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। सबसे पहले देखो ध्यान से, मैंने ये पार्ट स्किप किया था, इसका बारी आ गया, सुन लो ध्यान से। यहाँ पे एक शेड्यूल बनाओ, इस शेड्यूल को प्लीज अच्छा से समझना, मैं समझा दूंगा। सुनो, ये दोनों जगह लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। पहले है बेटा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, क्या लिखा हुआ है? और दूसरा लिखा है स्नॉब इफेक्ट, क्या लिखा हुआ है? बहुत ज्यादा इजी है। सुनो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का एक नाम और है बैंड वैगन इफेक्ट, क्या है? और स्नॉब इफेक्ट एक अलग है, सुन लो। यहाँ पे जैसा लिखा वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि तुम यही समझाओ उन लोग को भी। सुनो ध्यान से,
सर व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कुछ नहीं, दिखावा है। क्या है? अरे ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा। अगर इसने आईफोन लिया तो मैं भी ले लूंगा। इसने अगर महंगा ज्वेलरी पहना तो मैं भी पहनूंगी। यस और नो? इसने अगर एप्पल का लैपटॉप लिया तो मैं भी लूंगा। तो सोचो इसमें क्या हो रहा है बेटा, लोग क्या कर रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है। अगर एप्पल का प्राइस, लैपटॉप का प्राइस बढ़ रहा है ना, अगर इशिता ली तो दृष्टि भी लेगी, क्योंकि उसको देखा देखी करना है। फिर भले ही उसको फर्क नहीं पड़ता है कि प्राइस कुछ भी हो, हायर द प्राइस ऑफ एप्पल लैपटॉप, हायर द डिमांड, क्योंकि उसने लिया तो मेरे को भी चाहिए। बचपन में करते थे ना हम, खिलौना के लिए जिद करते थे, मम्मी इसके पास है मेरे को भी लेना है। तो अगर उसका प्राइस बढ़ भी गया ना, डिमांड कम नहीं होगा, क्योंकि मेरे को दिखावा करना है उसका, उसके साथ मेरे को मैच करना है। क्या करना है? तो हायर द प्राइस हायर द डिमांड, भले उसका प्राइस कुछ भी हो जाए, वो लिया तो मेरे को भी चाहिए ही चाहिए। उसको बोलते हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन में दिखावा। देखो क्या लिखा है, इट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन विच पीपल डू द सेम व्हाट अदर्स आर डूइंग। जो अदर कर रहे हैं मेरे को वही करना है। दे डू नॉट हैव देयर ओन बिलीफ। उनको अपना सोच से घंटा फर्क पड़ता है। वो लिया मेरे को भी करना है, वो खाई में कूदा हम भी कूदेंगे। यस और नो? भले ही तैरना आता है, पानी में कूदना है, तैरना आता नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। बस जो दूसरा क्या मेरे को वो करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे क्या हो रहा है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड बढ़ गया, प्राइस कुछ भी नहीं, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे मान लो मेरे को देखा देखी आकाश बोला सर मेरे को भी अपना शेयर मार्केट करना है, ग्रो का अकाउंट खोल दीजिए। भले ही पैसा नहीं हो उसके पास, फिर भी वो इन्वेस्ट करेगा, दिखाने के लिए कि सर कर रहे तो मैं भी करूं। अरे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वही लिखा, व्हेन सम पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। समझा? भले पॉकेट में 100 रुपया नहीं भैया, हमको 1000 का अकाउंट खुलाना है, 1000 रुपया तो हम इन्वेस्ट करेंगे। वो कौन सा इफेक्ट हो गया? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड बैग। लेकिन दूसरा बेटा क्या है, स्नॉब इफेक्ट। क्या है बेटा? ये क्या होता है सुनो, ये थोड़ा अलग है। इट इज क्वाइट ऑपोजिट टू। बहुत बार इसको सेम मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? सेम। वो नहीं होना चाहिए। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो। मान लो, मान लो कि वन प्लस का फोन भी तो महंगा ही मिलता है। मान लो वन प्लस का फोन 40-50 रुपए मिल रहा है, 60,000 में मिल रहा है, 70,000 में मिल रहा है, जो भी है। आईफोन का तो उससे भी महंगा है। आईफोन का तो उससे महंगा है, सबसे महंगा तो आईफोन ही है। 1.5 लाख रुपए का आईफोन का दाम है। अब मान लो आकाश ने आईफोन का आकाश ने वन प्लस लिया 70,000 में। कितना में? रुक, मैं अभी तक ओप्पो यूज करता तो तू वन प्लस ले लिया नहीं। अब मैं क्या लूंगा? आईफोन लूंगा। क्या लूंगा? इसमें क्या हो रहा है, जो वो खरीदा है ना उससे भी महंगा खरीदा जाएगा, उसको नीचा दिखाने के लिए। उसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पहले वाले में नीचा दिखाई नहीं सकता तुम। अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का बात करूं, नीचा कैसे दिखाएगा? अगर वो जो लैपटॉप ली मैं वही ले रहा हूं तो नीचा कैसे दिखाएगा? नहीं, बट उसके बराबर जरूर आ गया। पहले वाले में तुम बराबर लेवल मेंटेन कर रहा है, दूसरे वाले में उसको नीचा दिखाना है मेरे को। उसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। क्या बोलते हैं? वो अगर एक गाड़ी लिया, मैं उससे महंगा गाड़ी लूंगा। वो अगर कोई घड़ी पहना है, मैं उससे ज्यादा महंगा घड़ी लूंगा। उसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। क्या बोलते हैं? भले ही प्राइस कुछ भी हो जाए, मेरे को तो उससे महंगा खरीदना ही खरीदना है। तो हायर द प्राइस हायर द डिमांड, जस्ट किसी को इंफीरियर प्रूफ करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्नॉब इफेक्ट। देखो क्या लिखा, एग्जाम्पल बोला देखो। इफ मिस एक्स और मिस वाई आर रिच राइवल्स ऑफ ईच अदर, दोनों बहुत रिच राइवल्स है, मतलब दुश्मन है। अगर मिस एक्स एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहन रही है, तो मिस वाई क्या करेगी पता है? मिस वाई विल ट्राई टू यूज मोर देन एक्सपेंसिव वन। मिस एक्स जो ड्रेस पहन रही है ना, उससे भी ज्यादा महंगा कौन पहनेगी? मिस वाई, बिकॉज दे आर क्वाइट राइवल। इसका पर्पज होता है एक दूसरे को क्या दिखाने के लिए? नीचा दिखाने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको बोलते हैं बेटा स्नॉब इफेक्ट। क्या बोलते हैं? तुम लोग अगर पढ़ाई में ऐसा करता तो कितना अच्छा रहता। रुक, तेरा 30 में 25 आया, नहीं मेरे को 30 में 28 लाना है, 29। लेकिन तुम लोग का तो भाव ही नहीं है। हम पास हो गए बस, बहुत है, अच्छा है। समझा? तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट में क्या पर्पस होता है बेटा? डिफरेंस है, स्नॉब किसी को नीचा दिखाने के लिए और डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, जस्ट सेम स्टेटस अपना मेंटेन कर लो, उसको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा मेरा बात? क्लियर? कहाँ छुट्टी, इधर आओ अब। नेक्स्ट आओ। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सुनो। हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन गुड्स, स्नॉब इफेक्ट, जिसमें अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं ना। तो ये वही वाला पॉइंट हो गया, समझा मेरा बात? जो मैंने पढ़ा है वो वही है। ठीक है, ये सेम टू सेम है वही। ठीक है, जब चीजों का प्राइस बढ़ रहा है, लोग और ज्यादा ले रहे हैं दिखाने के लिए कि देखो ये बढ़ता हुआ प्राइस मेरे को अफेक्ट नहीं कर। आईफोन नया नया लॉन्च होता है, कौन लेता है? जो सबसे अमीर है। क्यों लेता है? दिखाने के लिए, देख तेरे पास तो वही सड़ा हुआ गला हुआ फोन है, मेरे पास क्या है? आईफोन है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन गुड। समझा मेरा बात? इसमें आ गया, सब ले ले रहा है, टोटो वाला ले लेता है। ठीक है, अच्छा।
इसके बाद कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, अरे यार तुम समझो, नेसेसरी गुड्स में नेसेसरी गुड्स क्या होता है? जिसके बिना तुम रह नहीं पाएगा, जिसके बिना तुम, जैसे आज के समय में पंखा नेसेसरी है, यस और नो? नेसेसरी है। तो भैया अगर पंखा का दाम या ये बोल रहे पानी का दाम अगर इनका बढ़ भी गया ना बेटा, डिमांड कम, तो सोचो प्राइस बढ़ने से लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? डिमांड। बट अगर नेसेसरी गुड्स है, प्राइस बढ़ भी जाए ना, डिमांड कम नहीं होगा। तो एक्सेप्शन हुआ कि हायर द प्राइस ऑफ नेसेसरी गुड्स, डिमांड इज नॉट लोअर बिकॉज द गुड्स इज नेसेसरी। नेसेसरी में आप कंजम्पशन को कम नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ये मैंने बता दिया। क्या? अगर भविष्य में प्राइस बढ़ेगा, डिमांड आज ही बढ़ जाएगा। फ्यूचर का प्राइस बढ़ना, तब फ्यूचर का वेट मत करो, आज ही ले लो। तो फ्यूचर का प्राइस बढ़ना, करेंट डिमांड बढ़ना। फ्यूचर में प्राइस अगर कम होगा, करेंट डिमांड क्या हो जाएगा? कम। कब लोगे? फ्यूचर में। तो एक्सेप्शन हुआ ना, फ्यूचर प्राइस इंक्रीज, करेंट डिमांड इंक्रीज। फ्यूचर प्राइस डिक्रीज, करेंट डिमांड डिक्रीज। एक्सेप्शन हुआ, उल्टा हुआ। बट ये फ्यूचर प्राइस और करेंट डिमांड को लेके ध्यान रखना। फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा तो करेंट में डिमांड भी, और फ्यूचर का प्राइस अगर कम होगा तो करेंट डिमांड भी कम हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्लियर? हाँ। किसको? इसको नहीं बोलते हैं, ये वाला पहला वाला, ये रहा जो हमने पढ़े थे, ये वाला देखो, वेबलेन इफेक्ट। ठीक है? प्रेस्टीज गुड्स। नेक्स्ट आप, ये करने का जरूरत नहीं है। हाँ, डिमांड फॉर नेसेसरीज आ गया। स्पेकुलेटिव गुड्स, सेम, शेयर मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहा है, लग रहा है, अगर प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा आज खरीद लेंगे ताकि फ्यूचर में और ज्यादा प्राइस में बेच सके। और अगर लग रहा है प्राइस कम होने वाला है, सेल कर दो। क्या कर दो? लॉस थोड़ी बियर करेंगे। तो लग रहा है दाम कम होने वाला है तो क्या कर दो? सेल कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो कितना एक्सेप्शन हो गया। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन गुड्स हो गया, स्पेकुलेशन हो गया, डिमांड फॉर नेसेसरीज हो गया, यस और नो? और इसके बाद एक पॉइंट और ही हो गया हम लोग का, गिवन गुड्स। अब समझाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस और नो? गिवन गुड्स को एकदम तुम हल्के में नहीं ले सकता है, ध्यान रख लेना। सुनो ध्यान से, मैं गिवन गुड्स को समझा दे रहा हूं तुम लोग को। हाँ, बट एमसीक्यू में कैसा आएगा ना, फंस जाएगा। सुनो, देखो क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले गिफन गुड्स को निकाला किसने? सर रॉबर्ट गिफन ने। किसने निकाला? अब रॉबर्ट गिफन क्या बोला, सुनो ध्यान से। इसको समझाने में 8-9 मिनट लग जाएगा मेरे को। कितना मिनट लग जाएगा? अगर समझ में नहीं आया तो वापस समझ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोल दे रहा हूँ। गिफन गुड्स किसने निकाला? उन्होंने क्या नोटिस किया, समझो। उन्होंने नोटिस किया कि उनके प्राइस, उनके कंट्री में जब पोटैटो का प्राइस घट रहा था, 30 से कितना हो गया? डिमांड, ये डिमांड है पोटैटो का। होना क्या चाहिए था बताओ? तो होना तो कुछ ऐसे ही चाहिए था, होना तो कुछ ऐसे ही चाहिए था। जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाना चाहिए था। उनके देश में क्या हो पता है? ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। प्राइस कम तो एक्सेप्शन हुआ, एक्सेप्शन हुआ। तो एक्सेप्शन क्या बोलता है? कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होना चाहिए या प्राइस घटने से डिमांड। बट ये तो एक्सेप्शन हो गया, प्राइस घट रहा है तो डिमांड भी। अब ये हुआ कैसे? जब इन्होंने इसका पता लगाया, तो सुनो ध्यान से, इसके पीछे का कहानी क्या हुआ। पोटैटो का बेटा प्राइस कितना कम हो गया? 20 रुपया पर केजी कम हो गया होगा। और जो आदमी सपोज पहले 10 केजी खाता था, कितना केजी? 1 केजी में कितना रुपया बच रहा है? 20 रुपया। अगर तुम 10 केजी खाता तो कितना रुपया बच जाता? 200 रुपया बचा लेता तुम। कितना रुपया बचा लेता? आदमी बोला सुन ना भाई, कंजम्पशन कम कर दो, पोटैटो खाएंगे नहीं। जो 200 रुपया बच रहा है ना, उससे हम लोग क्या करेंगे? और कम कर लो। उससे हम लोग बेटा क्या खाएंगे? देखो क्या क्या खाएगा आदमी। मीट खाएगा, मटन खाएगा, चिकन खाएगा, ये सब आदमी खाएगा। क्यों बताओ? क्योंकि अब पोटैटो का दाम इतना कम हो गया कि हम आराम से सुपीरियर गुड्स में शिफ्ट कर सकते हैं। कौन से गुड्स में? पोटैटो इंफीरियर हो गया, पोटैटो क्या हो गया? सुन लो, आदमी जो चीज छोड़ रहा है उसको इंफीरियर बोलते हैं, और जिसमें शिफ्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं? तो पोटैटो का प्राइस कम होने से आदमी का डिमांड कम हो गया पोटैटो का, क्योंकि आदमी किस में शिफ्ट कर गया बेटा? सुपीरियर में। तो मेरे एग्जांपल में इसका मतलब सर पोटैटो क्या बन गया? इंफीरियर बन गया। और मीट मटन चिकन ये सब क्या बन गया बेटा? सुपीरियर। लेकिन अब सुनो ध्यान से, ये तो तुमको समझ में आ गया, बट अब जो बोल रहा हूं वो प्लीज सुन लो ध्यान से।
इंफीरियर गुड्स क्या होता है सुन लो। अगर, हाँ सही बोल रहे हो, बट और समझो, सुनो ध्यान से। अगर मेरा इनकम बढ़ता है, क्या बोला मैंने, इनकम बढ़ने के बाद क्या मैं ओप्पो का फोन यूज करूंगा? किसका फोन यूज करूंगा? एक मिनट, आईफोन यूज करूंगा। इनकम बढ़ने से मैंने ओप्पो छोड़ा, क्या ले लिया? किसको छोड़ा? ओप्पो क्या हो गया, इंफीरियर या सुपीरियर? आईफोन क्या हो गया? बट बस तुम लोग ये तो समझ गया सर कि आदमी जिसको लीव कर रहा है, जिसको छोड़ रहा है, वो होता है इंफीरियर, और आदमी जिसमें शिफ्ट कर जा रहा है वो क्या हो गया? बट बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, अगर आदमी अपने इनकम के कारण कोई चीज छोड़ रहा है ना, वो इंफीरियर होता है। जिसमें शिफ्ट कर गया वो सुपीरियर हो गया। जैसे मैंने ओप्पो छोड़ा, मान लो ये ओप्पो का फोन है, मैंने ये छोड़ दिया तो ये इंफीरियर हो गया, क्योंकि मैंने इसको इनकम के कारण छोड़ा। इनकम बढ़ा तो ओप्पो छोड़ा, किस में शिफ्ट कर गया? तो ओप्पो इज माई इंफीरियर गुड, आईफोन इज माई। बट मेरा सवाल है, क्या इसमें आदमी पोटैटो को छोड़ा इनकम के कारण? किसके कारण? प्राइस के कारण। पोटैटो का दाम इतना कम हो गया कि आदमी किस में शिफ्ट कर गया? इसका मतलब सर पोटैटो को छोड़ने का कारण आदमी का इनकम नहीं था, प्राइस था। अब ये तो फिर उल्टा हो गया सर। अभी तो आपने बोला कि अगर आदमी कोई चीज छोड़ रहा है इनकम के कारण तब उसको इंफीरियर बोलेंगे, और जिसमें जा रहा है वो सुपीरियर है। पोटैटो तो आदमी इनकम के कारण नहीं छोड़ा, पोटैटो तो किसके कारण छोड़ा? तो सुनो ध्यान से। अब गिफन बोला अरे यार ये क्या हो गया, अब तो गलत चीज हो गया। पोटैटो आदमी लीव तो कर रहा है, लीव कर रहा है ना, किस में शिफ्ट कर गया? मीट मटन चिकन में शिफ्ट कर गया। तो गिफन बोला सुनो ध्यान से, जिस गुड्स को आदमी छोड़ रहा है प्राइस के कारण, छोड़ तो रहा है, तो पोटैटो इंफीरियर तो है ही है क्योंकि छोड़ रहा है, मगर इसका संबंध प्राइस के साथ है, इनकम के साथ। तो गिफन बोला बेटा इसको दो नाम देंगे हम लोग, पोटैटो को इंफीरियर भी बोलेंगे और गिफन भी बोलेंगे। क्या बोला मैंने? पोटैटो छोड़ रहा है तो वो इंफीरियर है, मगर अब छोड़ रहा है किसके लिए? तो पोटैटो को गिफन नाम भी दे दिया, क्योंकि वो किसने निकाला सर? रॉबर्ट गिफन ने। तो अगर आदमी किसी को छोड़ रहा है प्राइस के कारण तो वो इंफीरियर के साथ साथ, लेकिन अगर कुछ आदमी छोड़ रहा है खाली इनकम के कारण, वो खाली इंफीरियर है, वो गिफन। चलो बताओ, मैंने मान लो क्या किया, ये टीवी छोड़ दिया और बड़ा टीवी ले लिया क्योंकि मेरा इनकम बढ़ गया, तो ये टीवी इंफीरियर है या गिफन है? क्या है? खाली इंफीरियर, क्योंकि मैंने इनकम के कारण छोड़ा। ये सुन लो ना किसका प्राइस कम हो गया, ये सुन लो। तो अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूं खाली किसके कारण? इनकम, तो वो खाली इंफीरियर रहेगा, वो गिफन। लेकिन अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूं उसका प्राइस बहुत गिर गया, तब वो क्या बन जाएगा? इंफीरियर भी और गिफन भी। तो इसीलिए बेटा एक स्टेटमेंट आता है, क्या स्टेटमेंट आता है कि दुनिया का जितना गिफन गुड्स है, ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर। ये है कि नहीं है बेटा? जितना इन गिफन गुड्स है वो सारा इंफीरियर तो होगा ही होगा, क्योंकि गिफन को छोड़ रहा है वो, तो गिफन इंफीरियर हमेशा होगा। मगर बेटा जितना दुनिया का इंफीरियर गुड्स है ना, वो सारा गिफन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने टीवी को छोड़ा इनकम के कारण, तो टीवी इंफीरियर तो है मगर गिफन ने, तो दुनिया का इंफीरियर सारा गुड्स गिफन नहीं होगा, मगर जितना गिफन है वो जरूर इंफीरियर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, इस सर्कल में मैं लिख रहा हूँ मेरे पास कमोडिटी ए है, बी है, सी है, डी और ई है। मैं इसको अंदर से ए और सी को ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल बनाने का मतलब है वो दोनों गिफन हो गया। क्या हो गया? तो अब ए और सी, ए और सी, ये पूरे सर्कल में बेटा जितने गुड्स है सब इंफीरियर है। ए भी इंफीरियर है, बी भी है, सी भी है, डी भी और ई भी है। लेकिन आदमी ने ए और सी को किसके लिए छोड़ा होगा? प्राइस के लिए, क्योंकि वो गिफन है। बाकी किसको ये जो छोड़ा होगा, इसको किसके लिए छोड़ा होगा? खाली इनकम के लिए। तो बी और ईडी को छोड़ना खाली इनकम है, मगर ए और सी को अगर छोड़ रहा है वो दोनों क्या है? प्राइस के कारण, इसलिए वो गिफन है। अब समझा मेरा पूरा बात? तो आदमी अगर कुछ को प्राइस के कारण छोड़ रहा है इंफीरियर भी, और बट इनकम के कारण छोड़ रहा है अगर, तो खाली इंफीरियर होगा, वो गिफन। समझा? लॉ ऑफ डिमांड तो काम कर ही रहा है। एक्सेप्शन ही है कि प्राइस घट रहा है यहाँ पे, तो डिमांड भी क्या हो रहा है? घट रहा है। एक्सेप्शन है, किसने निकाला एक्सेप्शन? सर रॉबर्ट गिफन ने निकाला। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? गिफन गुड्स पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? गिफन गुड्स पड़ गया। यही पूरा चीज लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? कितना मिनट बोला था मैंने? तुम लोग जल्दी समझदार हो गया ना? समझ में आया कि नहीं है पहले ये बता दो, नहीं तो वापस समझा देता है। आओ लास्ट पार्ट,
जितना पढ़ाया कल 10 एमसीक्यू पूछूंगा तुम लोग से, ध्यान रखना, सिर्फ एमसीक्यू, ठीक है। ये रोज बोलने का नहीं रहेगा, ठीक है, कि रोज पूछूंगा, ध्यान रखना। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बस आने दो आने दो, तुमको आ रहा होगा। रात भर सोता नहीं है, पता है मेरे को, रात भर सोएगा तो क्या होगा। सुनो मैंने दो वर्ड लिखा, क्या क्या लिखा। देखो एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है इंक्रीज, मतलब भी बढ़ना, तो दोनों में लेकिन फर्क है, मतलब तो वही है मगर फर्क है, और बहुत ज्यादा फर्क है। यहां से एक एमसीक्यू आएगा जिस दिन एग्जाम का पेपर मिलेगा, देख लेना। तो अभी हम लोग जो 10 मिनट पढ़ेंगे वो 1 मार्क्स के लिए पढ़ रहा है। कितना मार्क्स के लिए? वर्थ है यार, 10 मिनट में 1 मार्क्स कवर हो गया, तुम्हारा जीरो तो नहीं आएगा कम से कम, ठीक है। ठीक है, आओ, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों का सुनने में देख जैसा ही लग रहा है मगर फर्क है, सुनो ध्यान से। गुनगुन, कौन कौन सा फैक्टर है जिसके कारण डिमांड बढ़ता घटता है? पहला फैक्टर, अरे आज पहला क्लास ही वही हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स है। प्राइस, वो कैसे सुन रहा है, पीछे रह के भी सुन रहा है, आगे रह के भी नहीं बता पा रहे हो, सरासर बेइज्जती कर दूंगा भरे क्लास में आपका। प्राइस, और कोई दूसरा फैक्टर? इनकम, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बहुत सारे फैक्टर्स है ना, न्यू अराइवल ऑफ न्यू, बहुत सारे फैक्टर्स है ये, सुन लो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, बहुत सारे फैक्टर है। अब सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं मेरा डिमांड, क्या बोला, केवल प्राइस के कारण चेंज हो रहा है, किसके कारण? प्राइस बढ़ रहा है मैं कम खाता हूं, प्राइस घट रहा है मैं ज्यादा खाता हूं, मतलब मेरा डिमांड का बढ़ना या घटना सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? उस चीज के प्राइस में डिपेंड कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर मेरा डिमांड केवल प्राइस पे इन्फ्लुएंस है, बाकी फैक्टर पे इन्फ्लुएंस, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन मैं लिखा दूंगा, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं सुनो, मेरे को प्राइस से घंटा फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरा इनकम बढ़ेगा मैं ज्यादा खाऊंगा, डिमांड कम होगा मैं कम खाऊंगा, या अगर मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ेगा तो ज्यादा खाऊंगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम होगा तो अगर मेरा डिमांड प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, प्राइस को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स उन पे डिपेंड कर रहा है, उसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो इसमें डिमांड जो चेंज हो रहा है वो प्राइस के कारण चेंज हो रहा है, डिमांड चेंजेस ड्यू टू ओनली ओनली प्राइस, और इसमें डिमांड चेंज हो तो रहा है मगर प्राइस के कारण नहीं, अदर फैक्टर, इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, उसके कारण। तो इसमें डिमांड चेंज हो रहा है बेटा ड्यू टू अदर फैक्टर, किसके कारण चेंज हो रहा है? प्राइस के कारण चेंज। एक मिनट, जब मैंने बोला इसमें प्राइस के कारण चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसमें अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। तो और इसमें अगर बेटा अदर फैक्टर के कारण चेंज हो रहा है तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? प्राइस, और उसमें क्या कांस्टेंट रहता है बेटा? अदर फैक्टर। बताओ जल्दी से, जल्दी से, मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ा तो मैं और ज्यादा पिज्जा हट जाने लगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज डिक्रीज है, यस और नो। अभी मान लो आम का दाम 400 रुपया केजी है, 300 रुपया केजी है, तो मैं आम अभी खाली 1 केजी ले रहा हूँ, दाम कम होगा और ज्यादा लूंगा, कौन सा हो गया? प्राइस है ना, प्राइस। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में आ जा रहा है, यही तो फैक्टर, समझ रहा तुम लोग? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैं यहाँ पे वापस एक बार वो दोनों वर्ड लिख ले रहा हूँ, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है और ये क्या है? इंक्रीज डिक्रीज। इसमें क्या रीजन था? इसमें अदर फैक्टर का चेंज हो रहा है, क्या कांस्टेंट है? इसमें क्या कारण है? प्राइस। क्या कांस्टेंट है बेटा? एक मिनट, तो सुनो ध्यान से, इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज सुनना। ये देखो, इसमें पहले प्राइस 20 रुपया था तो मैं 30 केजी खा लेता था, प्राइस मैंने कम कर दिया, 20 से कितना कर दिया? मेरा डिमांड बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? देखो तो, प्राइस और कम कर दिया, 5 कर दिया, डिमांड और ज्यादा बढ़ गया बेटा, 50। कितना प्राइस दिख रहा है? 3 प्राइस, 4 प्राइस है बहुत, मगर बेटा ये कर्व कितना बनाया मैंने? कर्व तो एक ही बना, ये रहा, ये डिमांड कर्व, ये
कर्व कितना है, एक ही डिमांड कर्व, बट इसमें मजा देखो, इसमें क्या हो रहा है, सुनना प्लीज। बट इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, प्राइस। क्या चेंज होगा, ठीक है मैं जानता हूं प्राइस को कांस्टेंट रखना है, तो एक बार मैं 20 रुपया तो मान लू कम से कम, एक बार 20 रुपया मान लो, उसमें मैं कितना केजी खाता हूं, बस। अब प्राइस को छेड़ूंगा नहीं मैं, ना प्राइस बढ़ेगा ना घटेगा। बट समझो मेरा इनकम बढ़ गया, तो इनकम बढ़ गया, अब इसी 20 रुपया में, इसी 20 रुपये में देखो मैं कितना केजी खा रहा हूं, इनकम और बढ़ गया, इसी 20 रुपये में देखो मैं कितना खा रहा हूं, 100 केजी खा रहा हूं। प्राइस देखो कितना दिख रहा है, प्राइस जल्दी बोलो, एक ही है, मगर कभी डिमांड 30 केजी, कभी डिमांड 70 केजी, कभी डिमांड, यहां पे कितना कर्व दिखा, पहला, दूसरा, और भी तो हो सकता है। जब इसमें डिमांड बढ़ेगा, कर्व राइट की तरफ चला गया, देखो यहां शिफ्ट हो गया। अगर डिमांड कम होता ना बेटा, कर्व कहां चला जाता, लेफ्ट की तरफ। यहां पे कर्व शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर डिमांड बढ़ेगा कर्व राइट की तरफ भागेगा, डिमांड अगर घटेगा तो कर्व, क्या इसमें तुमको कर्व शिफ्ट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब सर एक्सपेंशन में बेटा देर इज नो शिफ्ट ऑफ द कर्व, कर्व शिफ्ट नहीं होता, देर इज नो शिफ्ट ऑफ द कर्व, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, समझा। लेकिन बेटा इंक्रीज या डिक्रीज में देर इज अ टोटल शिफ्ट ऑफ द कर्व, कर्व भी पूरा क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, टोटल शिफ्ट ऑफ द कर्व, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, और उसको क्या बोलते हैं, एक और चीज लास्ट पॉइंट है सुन लो, इसका एक नाम और है, इसका नाम है बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या बोला, चेंज इन, और इसका नाम है बेटा चेंज इन डिमांड, क्या बोला, ये ध्यान रख लोगे, पहले ही बोल दे रहा हूं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मैं हटा देता हूं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिमांड किसके कारण चेंज हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या कांस्टेंट है, चेंज इन डिमांड में किसके कारण चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर, क्या कांस्टेंट है, पक्का। एक सवाल लिख रहा हूं, एमसीक्यू है, सिर्फ हाथ उठाना, इनकम इंक्रीज कर गया तो डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगा, तो मैं तुम लोग को 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इसको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलूंगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलूंगा, हाथ उठाना आंसर नहीं चाहिए, इंक्रीज इन डिमांड बोलूंगा या डिक्रीज इन डिमांड बोलूंगा, हाथ उठाना स्टार्ट हो जाना चाहिए, एक हाथ उठा, दो हाथ उठा, तीन हाथ उठा, चार उठा, पांच उठा। इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, इन चारों में से ये कौन सा ऑप्शन में फिट होगा, सबका उठ रहा है, एक दो जन को छोड़ के, क्या होगा, ऑप्शन 3 आपका, तुम्हारा, हाँ रीजन बताओ तो गुनगुन, हाँ तो फिर तो एक्सपेंशन भी तो हो सकता है, डिमांड तो बढ़ रहा था, एक्सपेंशन भी तो हो सकता था, हाँ प्राइस नहीं है, रीजन इज नॉट द, वेरी गुड, रीजन इज नॉट द प्राइस, रीजन इज माई अदर फैक्टर, और डिमांड बढ़ा उसको क्या बोलेंगे, चलो एक और बताओ तो, प्राइस बेटा घटा, डिमांड बढ़ गया, अब क्या होगा, 4 ऑप्शन सेम है, प्राइस घटा डिमांड बढ़ा, एक्सपेंशन, क्योंकि पहले देखो तो पहले हमेशा डिमांड देखो, डिमांड बढ़ा है घटा, बढ़ा, अब किसके कारण बढ़ा, तो डिमांड बढ़ा है ना, तो बढ़ा है तो फिर, और प्राइस है तो एक्सपेंशन हो जाएगा, डिमांड बढ़ा है पहले चेक कर लो, तो बढ़ा है तो 2 ऑप्शन आ सकता है, या तो एक्सपेंशन इंक्रीज, ये दो तो हट ही गया क्योंकि डिमांड बढ़ा है, तो ऑप्शन 1 और 3 बच रहा है। अब रीजन देखो क्या है तुम्हारा, प्राइस, तो एक्सपेंशन शिफ्ट हो आंसर हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखो कि डिमांड बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले वो चेक कर लो, फिर उसके उसका रीजन चेक करो, रीजन अगर प्राइस है तो एक्सपेंशन हो गया, रीजन अगर प्राइस नहीं है तो इंक्रीज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझा। ऐसा एमसीक्यू इसलिए बोलो 1 मार्क्स में पक्का देगा वो लोग, तो ध्यान रखना, क्लियर, जो सही बताया वो लोग का 1 मार्क्स आ गया आज, ठीक है, समझा। दिस मच फॉर टुडे।